बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवदनाज। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स पार्ट 6 एक्सप्लेन करूंगी। आज के कंटेंट में शामिल है सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन समझेंगे, फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, फिर टाइप्स ऑफ एनएरोब्स और फर्मेंटेशन और उसकी अहमियत को समझेंगे। कैसे हो स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा। आज का जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड किसको कह रहे हैं, ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और रिजल्ट में क्या बनता है, वाटर एनर्जी रिलीज होती है जो कि इस्तेमाल होती है प्लांट्स की बॉडी के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में। इसमें से कुछ एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है एटीपी में, जबकि कुछ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है हीट के तौर पे। ठीक, अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि एरोबिक ब्रेकडाउन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसके नतीजे में एटीपी बन रही हो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको आप इक्वेशन की मदद से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो रिजल्ट में बनते हैं प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, ठीक है, और एनर्जी जो रिलीज हो रही होती है वो तकरीबन 673 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, एरोबिक ब्रेकडाउन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन हो रहा है ग्लूकोज, ठीक है, एरोबिक का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उसके नतीजे में क्या बन रहा है, एटीपी। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। अच्छा, अब देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। एटीपी जो है एंजाइम एटीपीएस की मौजूदगी में ब्रेक होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इसके साथ ही एनर्जी जो रिलीज होती है वो तकरीबन 7.3 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक, एटीपी क्या होता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी जो होता है वो एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, यानी एटीपी जो है वो ब्रेक करता है, इसके अंदर 3 फॉस्फेट के आयन होते हैं तो बाकी बच जाते हैं 2 और एक अलग फॉस्फेट निकल जाता है, ठीक है, और इसके साथ ही एनर्जी जो रिलीज होती है वो तकरीबन 7.3 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। फॉस्फोरिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फॉस्फेट जो है वो एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ जब ऐड हो जाए और उसके रिजल्ट में एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बन जाए तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन। देखें, एडीपी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके एटीपी बनाता है, ठीक है, यानी रिजल्ट में जो है एटीपी बनता है। एज इस फॉर्मेशन एटीपी के इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। ठीक, अच्छा, रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो इस प्रोसेस में दोनों होती है, यानी आप कह सकते हैं ये रिडॉक्स प्रोसेस है। ठीक, कैसे, क्योंकि जो इसमें ग्लूकोज है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड में और इस दौरान ये हाइड्रोजन एटम जो है वो लूज करती है, यानी इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन हो रही होती है और जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो पानी में तब्दील होती है उस वक्त ये हाइड्रोजन एटम गेन कर रही होती है, यानी यहाँ पे क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। ठीक, तो इसमें दोनों यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती है। ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो है वो इस्तेमाल होती है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनने में। ठीक, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें एटीपी की फॉर्मेशन हो और एनर्जी जो है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से हासिल हो, ऐसे प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहले डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। लफ्ज़ एरोबिक 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, एरो और बायोस।
एरो का मतलब है एयर और बायोस का मतलब लाइफ, यानी ये ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। बगैर ऑक्सीजन के ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही होगा। इसमें होता क्या है, इसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। और इसके साथ ही सफिशिएंट अमाउंट एनर्जी की जो है वो रिलीज होती है, ठीक। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं एरोब्स। रेस्पिरेशन की सेकेंड टाइप यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम डिस्कस करते हैं। लफ्ज एनएरोबिक 3 लफ्जों का मजमुआ है। एन का मतलब होता है विदाउट यानी बगैर, एरो का मतलब होता है एयर और बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जिंदगी, ठीक है। तो ये टाइप की रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, यानी इसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी की जो है वो लेस अमाउंट जो है वो रिलीज होती है। आपने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, सफिशिएंट अमाउंट रिलीज हो रहा था, जबकि इस प्रोसेस में एनर्जी का कम अमाउंट रिलीज होता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू रेस्पायर करते हैं उसको कहते हैं एनएरोब्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं बैक्टीरिया या कुछ स्पीशीज एनिलीड्स की जो कि मड में रहते हैं, ठीक है, और पैरासाइट्स जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टेपवॉर्म्स, ठीक। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, एनएरोब्स, ठीक है। अच्छा, इसको हम इक्वेशन की मदद से समझ सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो जाता है और प्रोड्यूस करता है इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल, ठीक है, और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। यानी ये इक्वेशन में कभी इथाइल अल्कोहल भी रिलीज हो सकती है और कभी लैक्टिक एसिड भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ ही तवानाई जो रिलीज हो रही होती है उसकी मिकदार बहुत कम होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में। एनएरोब्स 2 टाइप के होते हैं, ऑब्लिगेट एनएरोब्स और फैकल्टेटिव एनएरोब्स। ऑब्लिगेट एनएरोब्स ऐसे एनएरोब्स होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की कभी ज़रूरत नहीं होती, जबकि फैकल्टेटिव एनएरोब्स ऐसे एनएरोब्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं और अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, ठीक है। यानी समझ आई आपको। इस केस में जो है फैकल्टेटिव जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी शो कर सकते हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कंडीशन पर ये डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगे और अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो वो क्या शो करेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जबकि ऑब्लिगेट एनएरोब्स जो है उन्हें कभी ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती, राइट। समझ आ गया आपको। लेट्स डिस्कस फर्मेंटेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी फर्मेंटेशन का दूसरा नाम एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही है। जब इथाइल अल्कोहल ग्लूकोज से बनता है तो इसको क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। ऐसी फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड ग्लूकोज से बने उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यानी फर्मेंटेशन जो है वो 2 टाइप की हो सकती है। जब इथाइल अल्कोहल ग्लूकोज से बन रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जब लैक्टिक एसिड ग्लूकोज से बन रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इससे एसीटोन और इंडस्ट्रियल डिफरेंट सॉल्वेंट्स जो है तैयार होते हैं। इसके अलावा इससे बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं जैसे कि इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, ब्यूटेनॉल, ये सब केमिकल प्रोडक्ट फर्मेंटेशन की वजह से तैयार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यीस्ट जो है उसको बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए तैयार करने में इस्तेमाल होता है, जैसे कि डबल रोटी हो गई, ठीक। अच्छा, फर्मेंटेशन का एक और बड़ा इस्तेमाल डेयरी इंडस्ट्री में होता है, जहाँ पे चीज़, बटर,
कर्ड, ये सब तैयार किए जाते हैं, राइट। फर्मेंटेशन का इस्तेमाल ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी होता है, इसकी वजह से वाइन, बियर ये सब तैयार होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपको मैंने बताया था इस कि फर्मेंटेशन की वजह से जो है केमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें लैक्टिक एसिड भी तैयार होती है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसमें, पिकल्स में, यानी अचार में उसको फ्लेवर जो दिया जाता है लैक्टिक एसिड की वजह से फ्लेवर अचार में ऐड किया जाता है, ठीक है। इसी लैक्टिक एसिड का एक और बड़ा इस्तेमाल होता है कि इसको योगर्ट, दही और चीज़ में जो है फ्लेवर जो है लैक्टिक एसिड की वजह से ऐड किया जाता है, ठीक है। ये सारे इस्तेमाल जो हैं वो फर्मेंटेशन की वजह से होते हैं, यानी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इसकी वैल्यू है। थैंक यू, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।